अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान उज़मा नौमान। हबीब साहब प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद। नाज़रीन, स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ तरद्दुद और तज़ब्ज़ुब की कैफियत धीरे धीरे ख़त्म कर रहे हैं और आज सुबह ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मज़ीद 43 MNAs के इस्तीफ़े मंजूर करने की खबर आ गई। गुज़श्ता साल 29 जुलाई और इस साल 17 जनवरी, 20 जनवरी और 24 जनवरी को बिलतरतीब 11, 35, 35 और 43 अरकान असम्बली के इस्तीफे मंजूर किए गए। ऐवान ज़ेरी में तहरीक इंसाफ के 19 मनहरिफ अरकान हैं और उनके बल पर ही राजा रियाज ऑपोजिशन लीडर बने, जिसे हकीकी ऑपोजिशन यानी तहरीक इंसाफ तस्लीम करने को कतअन तैयार नहीं है। यूं अगर देखा जाए तो कसीरल जमात इत्तेहाद PDM के नामजद करदा स्पीकर राजा परवेज अशरफ राजा रियाज को बचाने में कामयाब हो गए हैं और इस कामयाबी पर मोहर तब सब्त होगी जब राजा रियाज की मुशावरत से निगरान वजीर आजम की तकर्रुरी अमल में आएगी। बहरहाल अगर मगर के इस खेल में एक बात तो तय हो चुकी है कि 2 सूबों की तहलील के बाद कौमी असम्बली से भी तहरीक इंसाफ अब निकल गई है और इलेक्शन के लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई है। लेकिन आखिर क्या वजह है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर्स ने अभी तक इलेक्शन की तारीख का ऐलान ही नहीं किया? हालांकि दस्तूर के आर्टिकल 105(3) अलिफ के तहत ये अमल फौरी तौर पर हो जाना चाहिए और गवर्नर तहलील की तारीख के 90 दिन के अंदर असम्बली के आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए तारीख मुकर्रर करेगा। इस हवाले से गुज़श्ता रोज़ खान साहब ने भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। पंजाब के निगरान वज़ीर आला की तकर्रुरी के खिलाफ तहरीक इंसाफ ने आज लाहौर में इलेक्शन कमीशन ऑफिस के सामने एहतजाज भी किया, मीडिया से गुफ्तगू भी की फवाद चौधरी साहब ने आज, और उन्होंने जो लोग 25 मई में बराह रास्त मुलव्विस थे उनको तयनात न किया जाए। निगरान सेटअप आइन के तहत नहीं चल रहा, गवर्नर ने इलेक्शन का ऐलान ना किया तो उन पर आर्टिकल 6 लगेगा। आज हमने इलेक्शन कमीशन में ये दरख्वास्त दी है, लोग जो 25 मई के वाक़यात में बराह रास्त मुलव्वस थे उनको पंजाब में तैनात ना किया जाए। इस वक्त 65% नशिस्तें खाली हैं। जो सेटअप पाकिस्तान के अंदर चलाया जा रहा है उसका आइन से कोई ताल्लुक नहीं है। आर्टिकल 105 के मुताबिक गवर्नर ने जब असम्बली डिसॉल्व की है उसी वक्त तारीख दे देनी थी इलेक्शनों की, लेकिन ना KP के गवर्नर ने और पंजाब के गवर्नर दोनों ने ये नहीं किया। इलेक्शन कमीशन भी और ये दोनों गवर्नर पाकिस्तान के आइन से बगावत के मुर्तकिब हो रहे हैं। 40 लोगों के इस्तीफे जो है हमने कहा कि हम नहीं देते, ताकि राजा रियाज जो एक तोता है इस वक्त जिसमें शहबाज शरीफ की जान है, हम उस तोते की गर्दन पकड़ सके। अब ये लोटों को बचाने के लिए इन्होंने पाकिस्तान में 127 लोगों के इस्तीफे मंजूर किए हैं, सिर्फ 19 लोटों को बचाने के लिए। दूसरी तरफ लंदन में मौजूद लीगी क़यादत की तरफ से मुखालिफिन के लिए इश्तियाल अंगेज़ बयानात दिए जा रहे हैं। पंजाब और पाकिस्तान की मुस्तकबिल की क़यादत के लिए नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा को मौजू करार दिया जा रहा है। क्या पीपल्स पार्टी ऐसा चाहेगी? स्पीकर अपने मौक़िफ़ से हटकर क्यों उजलत में इस्तीफ़े मंजूर कर रहे हैं? असम्बलियों से निकलने के बाद खान साहब की अगली हिकमत अमली क्या होगी? क्या एहतजाज से निगरान वज़ीर आला पंजाब को हटाया जा सकता है? और अगर ऐसी सूरत हाल मरकज़ में भी पैदा होती है, जिसका ज़्यादातर इम्कान है, तो फिर क्या होगा? इसी पर आज हम बात करेंगे। हबीब साहब, सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि अब इलेक्शन कमीशन ने आज के जो इस्तीफ़े मंजूर हुए हैं अभी तक उन्हें डी नोटिफाई नहीं किया। इलेक्शन कमीशन कुछ कर सकता है? देखिए, जो अगर आप दस्तूर में देखें तो दस्तूर के मुताबिक तो इलेक्शन कमीशन का इसमें को बहुत ज़्यादा किरदार नहीं है, सवाए इसके कि वो कामयाब उम्मीदवार अगर इलेक्शन हो तो नोटिफाई कर दे। अच्छा। और अगर वो इस्तीफ़ा दे दे तो उसको डी नोटिफाई करके वहाँ पर ज़िमनी इलेक्शन का या जो भी सूरत हाल हो उसका बंदोबस्त करे। स्पीकर का जो इदारा है, यानी स्पीकर का जो ऑफिस है, वो इस मामले में फैसला करने का मजाज है। स्पीकर के पास ये इख्तियार है कि वो किसी भी मेंबर के लिखे हुए इस्तीफे को ना माने और किसी दूसरे को बुलाए, उस मुतलका मेंबर को बुलाए, उससे खुद बात करे, असालतन बात करे, फोन पे बात करे। और क्योंकि दस्तूर ये कहता है कि सेटिस्फैक्शन जो है वो स्पीकर की जरूरी है, तो स्पीकर अगर सेटिस्फाई होता है तो फिर ठीक है। बसूरत दीगर इलेक्शन कमीशन के पास इस तरह का कोई इख्तियार नहीं है। स्पीकर ने तो फैसला कर दिया। अब देखिए, इस पर्टिकुलर केस में थोड़ी सूरत हाल मुख्तलिफ है। अच्छा। इसमें स्पीकर ने ये जो इस्तीफे जो मंजूर किए हैं, इस्तीफे दिए गए थे 9 अप्रैल को 2022 को और इस्तीफे कबूल किए जा रहे हैं तकरीबन 1 साल, मतलब 10 महीने बाद। अब 10 महीने बाद एक इस्तीफा जो आपने दिया है और 10 महीने तक वो
स्पीकर ने 10 महीने बाद उसको कबूल किया है। हम्म। अच्छा, अब वो कौन सा उसूल है कि जिस पे पहले 11 जो थे वो कबूल किए गए थे, हम्म। उसके बाद फिर वो कौन सा उसूल था कि फिर कभी नहीं किए गए थे? फिर किस उसूल के तहत एक किस्त और फिर दूसरी किस्त और तीसरी किस्त कबूल की गई? तो स्पीकर ने जो अपना इख्तियार है इस तरीके से उसको इस्तेमाल किया है, मैं समझता हूं कि इसके ऊपर कुछ सवालिया निशान तो उठते हैं, कुछ अच्छा। सवाल तो इस पे उठते हैं। यानी दस्तूर क्या स्पीकर को इतनी खुली इजाजत देता है कि वो उसका डिस्क्रिशन जो है क्या दस्तूर से और इंसाफ के प्रिंसिपल से भी बालातर है? क्योंकि कानून का ये उसूल है, यानी उसूल कानून में से एक ये है कि अगर किसी के पास कोई डिस्क्रिशनरी इख्तियार है, यानी कोई ऐसा इख्तियार है जिस पे उसे किसी दूसरे की मुशावरत की जरूरत नहीं, तो भी उसको इंसाफ के मुरव्वजा और राइज तकाजों के मुताबिक होना हबीब चाहिए। साहब, फारूक हबीब साहब जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हमारे साथ प्रोग्राम में अब मौजूद हैं। फारूक हबीब साहब, इस्तीफे स्पीकर साहब ने मंजूर कर लिए, इलेक्शन कमीशन ने अभी तक डी नोटिफाई नहीं किया, तहरीक इंसाफ की अगली हिकमत अमली क्या है अब? देखें, हमारी हिकमत अमली जो है वो बड़ी वाज़ेह है। हमारे लिए तो देखें दोनों साइडों के ऊपर एक विन विन सिचुएशन है। अब पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल सिनेरियो है उसको हम लीड कर रहे हैं। अब बुनियादी तौर के ऊपर आपके इल्म में है कि इन्होंने 9 माह इस्तीफ़े जो है वो मंजूर नहीं किए, सिर्फ 11 इस्तीफ़े इन्होंने मंजूर किए थे हमारे। उसके बाद ये कहते रहे कि जनाब आप इनफरादी हैसियत में आएँ तो फिर आकर इस्तीफ़ों को हम कबूल करेंगे। आपको याद होगा कि हमने कहा था कि हम असम्बली के इजलास में हमारे अरकान दोबारा आ जाएंगे और चलते इजलास में अपनी सीटों पर खड़े होके एक बार फिर इस्तीफ़ों की तस्दीक कर देंगे। और स्पीकर साहब उस वक्त भी असम्बली छोड़ के भाग गए थे, इजलास मुलतवी कर दिए गए थे और ताकि हमारे इस्तीफ़ों की मंजूरी किसी तरीके से ना की जा सके। लेकिन जब हमने ये कहा कि हम ये जो लोटा राजा रियाज इनका बन के बैठा हुआ है अपोजिशन लीडर, जो कि कठपुतली अपोजिशन लीडर है, जो आटा महंगा हो जाए तो वो बोलता नहीं है, जो 24 घंटे बिजली चली जाए वो बोलता नहीं है, लेकिन फरूक ये तो आपकी आफ्टर थॉट है ना, मजदूर बेरोजगार हो जाए वो ये भी बोलता तो नहीं आप है। देखिए फरूक साहब, ये भी तो आपकी सियासी तौर पे आफ्टर थॉट है। आपने पहले काम कर लिया, उसके बाद सोचना शुरू किया ना। राजा रियाज जिस दिन आप इस्तीफे दे रहे थे उस दिन भी पता था कि राजा रियाज साहब असेंबली में ही मौजूद रहेंगे, और जिस दिन आप इस्तीफे दे रहे थे उस वक्त भी दस्तूर में ये लिखा हुआ था कि जो निगरान वजीर आजम का तकर्रुर है वो अपोजिशन लीडर करेगा। नहीं, ये आपका हबीब अकरम साहब आपका बड़ा अच्छा सवाल है, मैं इसका इसी का जवाब आपको दे रहा हूँ। देखें सूरत हाल क्या बदली है। सूरत हाल ये आपकी चेंज हुई है कि हमने 2 लॉन्ग मार्चेस जो हैं वो किए। दोनों लॉन्ग मार्चों को हमने इस्लामाबाद जाने नहीं दिया, वहाँ भी हमने तसादुम से बचने के लिए मुलतवी किया पहली बार जब गए। उसके बाद भी हमने कहा कि मुल्क में खाना जंगी की तरफ चला जाएगा, तसादुम होगा, खून रेजी हो सकती है, जो कि इनका प्लान था करने का। हमने जमहूरी रास्ता, कॉन्स्टिट्यूशनल रास्ता लिया, 2 असम्बलियों को हमने तहलील किया। उसके बाद अब मुल्क में इंतखाबात होने, 90 रोज़ के अंदर अंदर इंतखाबात करवाने हैं सूबाई असम्बलियों के इन्होंने, और कौमी असम्बली में भी जो शहबाज शरीफ की मौजूदा सूरत हाल है वो हमारी हिकमत अमली का, नई हिकमत अमली का ये हिस्सा था। जैसे जैसे हालात तब्दील हुए कि अब मुल्क में आम इंतखाबात का माहौल जो है वो बनता जा रहा है, तो लिहाजा हम अपना अपोजिशन लीडर का जो ओहदा है उसे रिक्लेम करें ताकि निगरान जो सेटअप आना है उसकी मुशावरत वन साइडेड ना हो सके। जिसने टिकट शहबाज शरीफ से लेनी है वो क्या मुशावरत करेगा राजा रियाज वहाँ पे बैठ के उनके साथ। तो लिहाजा ये हमने जैसे ही ऐलान किया इन्होंने इस्तीफे मंजूर करने शुरू कर दिए। अब मुझे आप ये बताएं कि 40% असम्बली में दोबारा इंतखाबात करवाने हैं इन्होंने। 6 महीने अगर इनके वैसे रह गए हैं, अगर आप देखें टोटल आईनी मुद्दत के अंदर, और 15 से 20 अरब रुपया इनको चाहिए इंतखाबात करवाने के लिए, तो भाई इनके पास तो जहर खाने के पैसे नहीं है। ये कहते हैं, ये तो कहते हैं हम कपड़े बेच के गंदम सस्ती करेंगे। तो अब ये इन्होंने इंतखाबात करवाने हैं, फिर उन्होंने इंतखाबात में हिस्सा भी इन्होंने नहीं लेना, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग इनके पास उम्मीदवार नहीं है। क्या अंडरस्टैंडिंग है कि हुकूमत ऐसा क्यों कर रही है आपके साथ कि खुद तो शायद वो इलेक्शन ना लड़े लेकिन आपकी तरफ, आपको इलेक्शन की तरफ धकेला जा रहा है? देखें हबीब अकरम साहब, मुझे बड़ी अच्छी तरह से याद है कि जब बचपन के अंदर वो मैच क्रिकेट का लोग खेलते थे ना, तो जो टीम शिकस्त जिसको नज़र आ रही होती थी तो वो विकेटें भी उठा के लेके भाग जाती थी, गेंद भी लेके भाग जाती थी, बल्ला लेके भी भाग जाती थी। ये इल्जाम पहले पीडीएम वाले खान साहब पे भी लगाते रहे हैं। ये
उन्हें उन्हें मैं आपको अर्ज कर देता हूँ, जी। उन्हें ये नज़र आ रहा है कि अगर इंतखाबात में हम जाते हैं तो हमारी बुरी तरह हम पिट जाएंगे भाई। 160 रुपये आटे की कीमत के साथ और इस बदतरीन जो इन्होंने गवर्नेंस की है, जो इकॉनमी का बुरा हाल इन्होंने कर दिया है, इस 50 साला महंगाई के साथ ये इंतखाबात लड़ने जाएंगे, इनको जो है वो अपनी दुर्गत बनती हुई नज़र आ रही है। यही वजह है कि ये कभी इस्लामाबाद से भागते थे इंतखाबात से। अब मुझे आप ये बताएं कि अभी तक दोनों सूबाई असम्बलियों का शेड्यूल क्यों नहीं आ रहा? चलिए वो तो गवर्नर ने मेरा आइन ख्याल के है आप आर्टिकल इसमें 105 जल्दी के नहीं कर रहे, तहत आप थोड़ा सा नोटिफिकेशन अभी में क्यों मेंशन नहीं किया? अभी तो असम्बलियां टूटी हैं, अभी तो वो जख्म भी मतलब रिस रहा है। अभी 1 2 4 दिन 10 दिन तो है मार्जिन के उसका, उस पे आप भी जरा सब्र करके बैठे। नहीं नहीं, वो मार्जिन नहीं है। देखें, वो रजीम चेंज साजिश पार्ट 2 शुरू हो गया है ना। प्लान ए में तो इनको नाकामी हुई है। आप ये देखें कि इन्होंने असम्बलियाँ तहलील करने रुकवाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया इन्होंने। जी वज़ीर आला कॉन्फिडेंस का वोट ले, 5 लोटे भी इन्होंने बना लिए, उसके बावजूद असम्बलियाँ 186 का नंबर पूरा हो गया। किस तरह पूरा हुआ? अवामी ताकत से पूरा हुआ। तमाम मेंबरान को पता था कि वो 17 जुलाई को जो उन 20-22 लोटों का हशर नशर हुआ है, वो लोटे अब कबाड़ खाने के काबिल भी नहीं है। उन वैसा ही हशर हमारा होगा अगर अब कोई और लोटा बनेगा। लोग अच्छा खड़े फारूक हैं हबीब इमरान साहब, खान के साथ, यहाँ मेरा नहीं एक छोड़ के सवाल गए। ये भी है, पंजाब के निगरान सेटअप पे बड़े तहफुजात का इजहार किया जा रहा है। जब 2 असम्बलियां डिसॉल्व हुई, खैबर पख्तूनख्वा में निगरान सेटअप पर इतनी लचक का मुजाहरा किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, फौरन सब कुछ तय पा गया। पंजाब में क्यों इतना एग्रेसिव बिहेवियर रहा? पंजाब में क्यों इतनी लचक का मुजाहरा नहीं किया गया? शायद मामला सेटल हो जाते मुझे आप ये बताएं, जब आप जरदारी के बच्चे को पंजाब में लाके बैठाएंगे, ऐसा ही को बच्चा जमहूरा जो है वो KPK में होता तो वहाँ भी हम ना तस्लीम करते। वहाँ जिस शख्स का नाम आया वो एक वेल रेप्यूटेड नाम था, अनडिस्प्यूटेड था, उसके ऊपर लेकिन हमने आप मोहसिन नकवी उसको साहब तस्लीम को कर लिया। वो मोहसिन नाम नकवी साहब का वो ताल्लुक नाम जो भी भी हो, UAE की तरफ से आया है। जो भी हो, ताल्लुक उनका जिससे भी हो, लेकिन इससे ये कैसे अखज़ कर रहे हैं कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो जरूरी है कि बतौर निगरान वजीर आला आपके खिलाफ ही जाएंगे? अच्छा, वो पहले जो है वो हमारे ऊपर बड़े फूल बरसाते हैं। आपको नहीं पता हबीब अकरम साहब, जो रजीम चेंज साजिश हुई है, उस साजिश में कभी एक शख्स पीछे से निकलता था, एक शख्स दाएं से निकलता था, मुंह पे मास्क लेके मुंह छुपाते हुए सारी कार्रवाइयाँ डालता था, जिसने आसिफ अली जरदारी को रातों रात चोरी शुजात के पास अपने घर मुलाकात करवा के ख़त भी लिखवा देते हैं। बरसा बरस का जो है वो 2 ख़ानदानों का साथ जो है वो टूट जाता है, उनकी मुखालफत में ख़त लिखे जाते हैं। ये किसी से ढके छुपे हैं। जो करदार उनका है, जिस किस्म की तैनातियाँ होनी शुरू हो गई हैं, 25 मई के जो करदार हैं जिन्होंने चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया, तशद्दुद किया, मावरा कानून इकदामात लिए, उनकी तकर्रियाँ शुरू हो गई हैं। तो मुझे आप ये बताएं, और आप क्या एक्सपेक्ट कर अच्छा सकते फारूक हैं? हबीब तो साहब, ये आप तो इस मामले पर ऐसा अदालत लग रहा में जा है, रहे हैं आप लोग? ऐसा लग रहा है कि मोहसिन नकवी, सुन लेना, जी, ऐसा जी। लग रहा है कि मोहसिन नकवी एक मोहरे के तौर के ऊपर जो है वो इस्तेमाल हो रहे हैं। उसके पीछे जो है वो कोई और जो है वो डोरियां हिला रहा है, और जिस किस्म की तैनातियां हो रही हैं उससे ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि ये दोबारा जो है वो खैराती वजीर आला हमजा शहबाज वाला सेटअप आ गया है। उन्हीं के लोगों को चुन चुन के लगाया जा रहा है। ये फारूक निगरान साहब, सेटअप नहीं है, ये न्यूट्रल लोग नहीं है, हमारे यहाँ एक ये 22 रवायत लोग रही हैं है, जिनको लगाया जा रहा है। निगरान वजीर आजम या वजीर आला की रवायत एक बिदअत ही है पाकिस्तान के अंदर। लेकिन बहरहाल जितने भी थोड़े अरसे में एक रवायत डेवलप हुई है कि जब वजीर आला या वजीर आजम को बनता है तो वो तमाम सूबे की या मुल्क की पॉलिटिकल पार्टी से रब्ता करता है। तो क्या अब तक मोहसिन नकवी साहब ने फॉर्मली आपकी पार्टी से कोई रब्ता किया कि आपको यकीन दिलाया कि आपके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन्हें मैं दूर करने की हर मुमकिन कोशिश करूँगा? नहीं, देखें, हमसे तो किसी किस्म का जो है वो रब्ता उनकी जानिब से ना हुआ है, ना अभी तक जो है वो उन्होंने कोई किसी किस्म की कोई यकीन दहानी करवाई है, और ना ही मुझे लगता है कि वो रब्ता करने की पोजीशन में और यकीन दहानी करवाने की पोजीशन में। देखें, यहाँ पर सवाल उठता है फिर इलेक्शन कमीशन के ऊपर। जिस इलेक्शन कमीशन के सामने हमने अपने नाम नहीं दिए थे, अहमद नवाज सुखेरा का हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं था, नवीद अकरम चीमा शहबाज शरीफ के चीफ सेक्रेटरी रहे हैं, उनका हमारे से कोई ताल्लुक नहीं था। 2 क्रेडिबल नामों के बावजूद इलेक्शन कमीशन ने जानबूझ के एक ऐसे बंदे को तैनात किया जो कि मुतनाज़ा है, जो वॉलंटरीली रिटर्न नैब को 35 लाख रुपया करप्शन का पैसा हर स्टील मिल का वापस कर चुके हैं भाई। अब मुझे आप ये बताएं, तो अब ये इस जो मामले पर आप तैनातियां हो अदालत रही जा हैं, रहे हैं? 2018 का इलेक्शन हमने लड़ा था,
सुन लें, 2018 का इलेक्शन हमने लड़ा था, कोई पुलिस ऑफिसर मुझे आज तक वहां याद नहीं है जिस पुलिस ऑफिसर के ऊपर किसी किस्म का कोई ऑब्जेक्शन मौजूद हो कि ये ऐसा ऑफिसर है जो बैड रिप्यूटेड है, जो कि जिसका किसी एक पार्टी के साथ इनक्लाइंड है, एक ताल्लुक है। यहाँ पर उसके बरक्स हो रही हैं तैनातियाँ। तो ये तो ऐसा लग रहा है कि ये कराची की किस्त को दोबारा रिपीट करना चाहते हैं। कोई इस किस्म की तैयारी जो है वो ये कर रहे हैं। ये साफ और शफाफ इंतखाबात अगर ये नहीं करवाएंगे तो ये कौन सा नफरत का दोबारा बीज जो है वो बोने जा रहे हैं। ये बताइएगा, ये कौम को तकसीम करना चाहते हैं, इस्तेहकाम लाना है या अदम इस्तेहकाम को मजीद बढ़ावा देना है। ये अहदाफ जो है वो मुझे नहीं समझ लग रही कि साइंसदानों को अभी तक क्यों समझ नहीं आई कि उनके पहले तजर्बे नाकाम हुए हैं, मजीद तजर्बों का मुतहम्मल नहीं हो सकता पाकिस्तान। अच्छा ये बताइएगा फारूक साहब कि क्या इमरान खान साहब की नाअहली, क्योंकि कुछ केसेस तो हैं ना आपके चेयरमैन पे, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके जो रवैये में अचानक तलखी आ गई है, जो आप सड़क पे आ रहे हैं या आपको आप समझ रहे हैं कि इलेक्शन को डिले करने की कोशिश हो रही है, क्या आप समझ रहे हैं कि कहीं नाअहली के कोई इम्कानात हैं जिन्हें आप अवर्ट कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं? नहीं, देखें, फिर मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि अगर तो किसी ने कोई स्क्रिप्ट बनाया हुआ है, जिसको बार बार हम कहते हैं कि ये कहते हैं जी हमने रेड लाइन लगा दी, रेड लाइन के चक्कर में आपने कातलाना हमला करवा दिया, एक पाकिस्तान का मकबूल तरीन लीडर, साबका वजीर आज़म, उसके ऊपर कातलाना हमला करवाते हो, फिर पुलिस के ज़रिए हदाया दे के वीडियोज़ बनवाते हो, फिर उसके बाद JIT को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद से लेके अब तक कवर अप पे कवर अप चलता आ रहा है, और उसके बाद अब आप ये भी मीडिया पे खबरें चलवाएं कि जनाब हम इनको टेक्निकल बुनियादों के ऊपर जो है वो नॉकआउट कर देंगे। तो मुझे आप ये बताएं कि ये आप कौन सा पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं? किसने रहना है, किसने नहीं रहना, ये फैसला पाकिस्तान की आवाम को करने दें। पॉलिटिकल फैसले जो है वो पॉलिटिकल मैदान में होना है, सियासत का मैदान सियासी इलेक्शन में लगना है, उसमें फैसला होना है। कोई ऐसा इमरान खान पे केस नहीं है। इमरान खान ने कौन सा कुछ चोरी की है, कोई करप्शन की है? वो तोशा खाना का केस तो शोशा खाना बन गया, उसके तो रिकॉर्ड भी सामने नहीं आए। उसके अलावा कौन सा केस है इमरान खान के ऊपर? वो जो फॉरेन फंडिंग का केस है, उस केस के ऊपर तो आज तक इलेक्शन कमीशन ने नून लीग पीपल्स पार्टी का फैसला नहीं कर सके। कौन कौन सी मैं चीजें आपको इलेक्शन कमीशन की बताऊं जिससे नजर आता है कि ये जानिबदार है? इनकी गैर जानिबदारी नहीं है। एक पाकिस्तान का एक आईनी इदारा है, उसका मजाक बना के रख दिया है जो इलेक्शन कमीशन के चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनके मेंबरान वहां पे बैठे हैं। एक आईनी इदारे की क्रेडिबिलिटी को तबाह बर्बाद करके रख दिया है इन लोगों ने। और पाकिस्तान पहले ही मुश्किल वक्त से गुजर रहा है। यहाँ पर जो है वो माशी मुश्किलात हैं। आटा 160 रुपए किलो हो चुका है, मजदूर बेरोजगार है, फैक्ट्रियां बंद हैं, किसान परेशान है। आपका डॉलर आपसे संभाला नहीं जा रहा। आपकी 5 अरब डॉलर की इंपोर्ट्स पड़ी हुई है। पहली बार बैंकों में तोड़ फोड़ हो रही है। इस सिचुएशन में सबको मिलकर सोचना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में हमारे दौर में तो नहीं था। प्रोग्राम में हमारे साथ फारूक मौजूद थे। लेकिन इस मौजूदा सियासी सूरत हाल में PDM की हुकूमत क्या सोच रही है, इस पर हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। कमर जमान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। अब जबकि मौजूदा सियासी सूरत हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज के लिए सड़कों पर निकलने का इंदिया भी दे चुकी है, तो ऐसे में अब PDM हुकूमत क्या सोच रही है, हिकमत अमली क्या होगी, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ अब मौजूद हैं प्रोग्राम में वज़ीर आज़म के मुशीर कमर जमान कायरा साहब। कायरा साहब, तहरीक इंसाफ असम्बलियों में अब जबकि वापस आना चाहती थी, तो ऐसे वक्त में राजा परवेज़ अशरफ साहब ने मज़ीद 43 इस्तीफ़े मंजूर कर लिए और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पर भी एहतजाज करिए। क्यों ऐसा किया गया? जबकि आप लोग खुद कहते रहे कि असम्बलियों में वापस आए, आकर बैठें, तो इस तरह तो क्राइसिस मजीद बढ़ नहीं जाएगा? जी, हम कहते रहे, जी बिल्कुल कहते रहे कि आप वापस आए। हमारी कोशिश थी कि ये असम्बलियों पे हमला आवर ना हो, हमारी कोशिश थी कि ये, लेकिन हम उस पर कामयाब नहीं हो पाए। ये बात दुरुस्त है, हम उनको नहीं रोक पाए। और अब दोनों असम्बलियां डिसॉल्व करने के बाद वो जो हमारी कोशिश थी, अब उस पर तो कोई गुंजाइश बाकी नहीं रह गई थी। और अब उनकी भी कोशिश यही है और थी, वो तो मुतालबे कर रहे थे फौज से कि जी आप असम्बलियां डिसॉल्व करवाएं और आप प्रेशर डालें और हमें लेके आए। वो तो बार बार ये कह रहे थे, लिहाजा इस बात की गुंजाइश मौजूद थी। ये कोई उनके नेक नीति के इरादे नहीं थे वापस आने की। जो बातें कर रहे थे उसका भी प्रॉपरली तो नहीं कहा गया, लेकिन बहरहाल उन्होंने एक मुतालबा या कुछ हद तक ये बात कही गई थी कि हम वापस आके आने पे सोच रहे हैं, देख रहे हैं। इमरान खान साहब का एक सिर्फ
एक जैली सा बयान था इस पे, लेकिन अब उसकी अहमियत खत्म हो गई थी इनके आने या ना आने की। लेकिन बहरहाल हमारा मौक़िफ़ जो था, आपने खुद ही पार्लियामेंट की सबसे बड़ी पार्टी को पार्लियामेंट से निकाल दिया, हालांकि आपके पास चांस था कि आप उन्हें वापस ले आते, उससे आपको भी एक मदद मिलती शायद। हम भरपूर कोशिशें करते रहे जी, लेकिन मैंने कहा ना, हमारी दानिश में आपका मौक़िफ़ हो सकता है दुरुस्त हो, ये आपका ख्याल है। हमारे ख्याल में दोनों असेंबलीज को डिसॉल्व करने के बाद अब इसकी यूटिलिटी उस जमात की उस तरह निज़ाम के अंदर नहीं थी। लेकिन सच्ची बात यह है कि मुझे डिटेल्स का नहीं पता कि स्पीकर साहब ने अचानक ये फैसला कैसे किया, क्यों किया। उनके पास उसकी लॉजिकल रीजन होगी कोई। कारी साहब ये बताइएगा कि अभी पंजाब सबसे बड़ा सूबा है और पंजाब में मोहसिन नकवी साहब को निगरान वज़ीर आला मुकर्रर किया गया है। इस हवाले से बहुत पहले से ही लोग ये क़यास आराई कर रहे थे और बाज़ लोग तो बड़े एतमाद से कह रहे थे कि मोहसिन नकवी साहब ही वज़ीर आला होंगे। इलेक्शन कमीशन ने बाद में फ़ैसला किया। ये फ़ैसला पहले से लोगों को पता होना और बाखबर लोगों को पता होना क्या वजह है? आप नहीं समझते कि कहीं इस पूरी चेन में जो डिसीजंस की चेन है इसमें कहीं पहले से चीज़ें सेट थी? नहीं, ऐसा नहीं है। जो 3 नाम दीगर थे वो तीनों सरकारी मुलाजमीन के थे। एक साहब हमारे अभी भी टिल दिस मोमेंट वो अभी तक सेक्रेटरी हैं गवर्नमेंट के, और बाकी 2 रिटायर्ड हुए हैं रिसेंटली। लिहाजा उनके ऊपर एक जनरल बहस थी। मुझे नहीं पता उसकी लीगैलिटी कितनी मौसर है, लेकिन मोहसिन नकवी साहब एक वाहिद नाम थे जो ब्यूरोक्रेसी से हट के थे, और ब्यूरोक्रेसी भी वो जो 2 साल जिनको भी पूरे नहीं हुए रिटायर हुए। लिहाजा ये स्पेकुलेशन किसी बुनियाद पे, यही बुनियाद इसकी थी कि इसकी वजह से ऐसा हो सकता है। अब मोहसिन नकवी की जगह मुझे तो यकीन है कि अगर हमारी तरफ से दिया गया, यानी पंजाब की अपोजिशन की तरफ से दिया गया दूसरा नाम चीमा साहब का, अगर वो भी होता तो उसके साथ भी यही सलूक होता। और याद रखिए, जब अभी ये फैसला, और आपको बड़ी बखूबी इस बात का इल्म है कि अभी ये फैसला होना था, इलेक्शन कमीशन के पास केस चला गया, तो चौधरी परवेज इलाही जो उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे, वो रिकॉर्ड पे हैं। उन्होंने कहा कि जी अगर इलेक्शन कमीशन ने कोई फैसला किया तो हम उसको कबूल नहीं करेंगे और हम अदालत में जाएंगे। यानी वो किसी भी नाम को इलेक्शन कमीशन की तरफ से आने पे कबूल नहीं करने का ऐलान कर चुके थे। वो चारों नामों के उसमें उन्होंने किसी नाम की तखसीस नहीं की थी। लिहाजा ये तो उनका पहले से प्लान था कि जो भी इलेक्शन कमीशन नाम देगा उसको हम चैलेंज करेंगे, हम कबूल नहीं करेंगे। कारी साहब, एक ये भी बात की जाती है और कुछ लोग तो समझते हैं कि मोहसिन नकवी साहब की आमद से इस तासुर को तकवीयत मिलती है कि दरअसल पीडीएम इस निज़ाम को प्रोलॉन्ग करना चाहती है, निगरान सिस्टम को, ताकि इसके नतीजे में ये अपनी कौमी असम्बली को भी थोड़ा प्रोलॉन्ग कर ले और इलेक्शन का पूरा सिलसिला ही मुलतवी कर दे। कोई गुंजाइश नहीं है। सूबाई इंतखाबात कानून और आइन के तहत असम्बलियाँ डिसॉल्व हुई हैं। हम सियासी तौर पे कोशिश कर रहे थे, लेकिन इसमें कोई गैर आइनी गैर कानूनी अमल तो नहीं हुआ, आइन के मुताबिक हुआ। और उसको 3 महीने के अंदर अपने कंक्लूजन की तरफ जाना है। उनके इलेक्शन होने हैं, केयर टेकर गवर्नमेंटें आ गई हैं, इलेक्शन कमीशन अब जल्द इसके ऊपर अपना शेड्यूल दे देगा और इलेक्शन गवर्नर से मांगा जा रहा है। गवर्नर क्यों नहीं दे रहे? जी, गवर्नर से कहा जा रहा है, इलेक्शन कमीशन ने भी कहा है, मुतालबा भी हो रहा है, और आमतौर पे इलेक्शन जैसी असेंबली टूटती है एक शेड्यूल भी टेंटेटिव आ जाता है, अभी तक वो भी नहीं आया। नहीं, ऐसा नहीं होता जी, ऐसा नहीं होता सर। होता यह है कि जब भी चीफ मिनिस्टर जो केयर टेकर आता है, माजी में भी देख लीजिए, केयर टेकर चीफ मिनिस्टर आने के बाद आपने, गवर्नर ने कोई इजाजत तो नहीं देनी ना जी, इलेक्शन कमीशन ने अपना शेड्यूल देना, उनको किसी की इजाजत की जरूरत नहीं होती। उनको सूबे की जो इंतजामी मशीनरी है उसकी तरफ से गो अहेड होता है कि हम ये जो रिक्वायर्ड आपके स्टाफ है ये आपको देने की पोजीशन में है। जो भी केयर टेकर चीफ मिनिस्टर आता है वो इलेक्शन की न्यूट्रलिटी के लिए बड़े लेवल पे तब्दीलियां करता है। आप देख रहे हैं कि आज भी बड़े लेवल पे तब्दीलियां हुई हैं, आईजी की, चीफ सेक्रेटरी की, बाकी भी डिस्ट्रिक्ट लेवल तक जाती है। और ये तबादले इसलिए भी किए जाते हैं कि जो तबादले पिछली हुकूमतों के होते हैं, एक तासर हमारे यहाँ है। हालांकि ब्यूरोक्रेसी के न्यूट्रल होना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। सो एक तासर ये होता है कि वो पहले तबादले कर लेते हैं, क्योंकि ड्यूरिंग इलेक्शन तबादले नहीं हो सकते। लिहाजा वो इंतजामी मशीनरी इलेक्शन के अमल को शफाफ बनाने के लिए जो तबादले होते हैं वो कर लेती है, और उसके बाद
अगले कुछ दिनों में वो दे देंगे यकीन। अच्छा कायरा साहब ये भी फरमाइएगा कि क्या आम इंतखाबात में पीडीएम खान साहब के मुकाबले में मिलकर इलेक्शन लड़ेगी या इलेक्शन अपना अपना होगा? देखिए मैंने पहले गुजारिश की कि इसका कोई भी फैसला नहीं हुआ, ये क़यादत बैठेगी तो उस पर फैसला करेगी, फिर हम आपके साथ इसको शेयर करेंगे कि इलेक्शन कैसे होगा, अपना अपना लड़ना है या मिलकर लड़ना है या सीट एडजस्टमेंट होनी है। अभी तक इसके बारे में कोई हतमी फैसला हुआ नहीं। कायरा साहब अभी निगरान वजीर आजम का मामला भी आना है आगे चल के, ज़ाहिर है अभी तो नहीं आ रहा, लेकिन उसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्वालिफाई करती थी कि अगर आज के इस्तीफे कबूल ना किए जाते तो वो निगरान वजीर आजम के तकर्रुर में अपना किरदार अदा करती। आप नहीं समझते कि आपके इत्तेहाद ने या स्पीकर ने एक ऐसा काम किया है कि एक जायज़ हकदार को उसके हक से महरूम कर दिया है? और निगरान वजीर आजम अगर आपका अपना ही होगा तो उसका मतलब आपका तो इलेक्शन के बारे में प्लान भी सामने आ रहा है। देखिए गुजारिश ये है कि वो तो 8 महीने पहले असेंबलियों को तलाक दे गए थे, वो तो रोज कह रहे थे हमारे इस्तीफे कबूल करो, वो तो हम कर रहे थे कि नहीं हम नहीं करते, हम इसको डिले कर रहे थे कि शायद हम सूबाई असेंबलियां बचाने में कामयाब हो जाए, कौमी असेंबली के इस्तीफे भी हम इन्हें कहें कि वापस ले लें। और एक और भी गुजारिश है, ये नहीं है कि कोई केयर टेकर जो चीफ मिनिस्टर है या प्राइम मिनिस्टर है वो कोई इतनी बड़ी चीज आ जाएगा और वो सब कुछ इलेक्शन के अमल को ही गैर शफाफ कर देगा, ऐसा नहीं है। बिल्कुल जो नजम सेठी साहब जब चीफ मिनिस्टर बने थे केयर टेकर, तो उन पे 35 पैंचर का इल्जाम लगाया था इमरान खान साहब ने, और फिर आपको याद है ना जी, खान साहब ने खुद ही फरमाया था कि नहीं वो तो मैंने ऐसे सियासी बयान दे दिया था। इस तरह की गुफ्तगू तो फिर होती रहती है ना मुखालफत में। सो चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर जो केयर टेकर होते हैं उनके पास ये इख्तियार नहीं होता, ना वो डेवलपमेंट करा सकते हैं, ना वो बड़े लेवल पे पोस्टिंग ट्रांसफर कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन के अंडर आ जाती है सारी चीजें, तो इस इलेक्शन कमीशनर को भी नहीं मान रहे वो। लिहाजा मैं नहीं समझता कि इसमें कोई बड़ा फर्क आएगा। हाँ बेहतर होता खान साहब असेंबलियों के अंदर आ जाते, वो असेंबलियां ना तोड़ते और अपना रोल प्ले करते आके पार्लियामान के अंदर भी और सूबाई असेंबलियों में भी, और उसके बाद जनरल इलेक्शन जो असेंबलियों की मुद्दत थी वो पूरा होने के बाद होते, और डेमोक्रेटिक कंटिन्यूएशन जो थी वो तीसरी दफा पाकिस्तान में असेंबलियां मुद्दत पूरी करती, हुकूमतें बदलती रही, हमारे दौर में भी बदली, मियां साहब की असेंबली में भी बदली, इसमें भी बदल गई, तो कोई क़यामत नहीं आ जानी थी, लेकिन उन्होंने क़यामत ढाने का फैसला किया। लिहाजा ये जो सूरत हाल बनी है ये कोई आसन नहीं है, ये कोई अच्छी सूरत हाल नहीं है, लेकिन इसके अलावा अब चारा भी क्या था। लेकिन कायरा साहब इलेक्शन कमीशन आपके साथ बज़ाहिर ऐसा लगता है कि उधर से मतलब यानी ये जो इस्तीफे कबूल किए गए रिसेंटली, अभी आज की बात नहीं कर रहा, पहले 2 की किस्तों की बात कर रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो ऐलान है वो भी यकायक हो गया। हालांकि ये इस्तीफे बड़े डिबेटेबल थे, खुद माफ कीजिएगा स्पीकर साहब ऑन रिकॉर्ड हैं कि उन्होंने इनको देखना है, बात करनी है लोगों से, और इस बारे में इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल विद फुल एजिलिटी काम किया। तो इलेक्शन कमीशन भी तो ऐसा लगता है कि आपकी कहीं मदद करता है। मैं आपकी गुजारिश करूं तब से कि आप इलेक्शन कमीशन पे इल्जाम लगाने से पहले, मैं उनका वकील नहीं हूं, लेकिन उन पे इल्जाम लगाने या गाली देने से पहले ये जरूर देखिए कि हकायक है क्या। ये फरमाइए कि मैं मेंबरान से इस्तीफे इंडिविजुअली लूंगा, बुला के पूछूंगा, हाथ से लिखे हो, तस्दीक करूंगा, ये मौक़िफ़ हमारा था, स्पीकर साहब का था। द मोमेंट, और ये उनका आईनी हक भी था, द मोमेंट ये रेजिग्नेशन स्पीकर साहब एक्सेप्ट करके भेज देते हैं इलेक्शन कमीशन को, ये इस्तीफे हो जाते हैं, इलेक्शन कमीशन इनको ना रोक सकता है, ना वापस कर सकता है, ना उसका ये इख्तियार है। उन्होंने सिर्फ इनको सीटों को खाली करने का नोटिफिकेशन करना होता है। इस्तीफे तो वजीर जो स्पीकर ने एक्सेप्ट कर लिए वो हो गए। लिहाजा इसमें उनका हमारे साथ ये इल्जाम उन पे लगे कि वो हमारे साथ मिले हुए हैं इस बुनियाद पे, नहीं उन पे नहीं, इल्जाम आप पे ही है वैसे। जान है नहीं, मैं गुजारिश करता हूं कि अगर इस आर्गुमेंट में कोई जान है कि हाँ इलेक्शन कमीशन इस अमल को रोक सकता था, वापस भेज सकता था, इस पे माइंड अप्लाई कर सकता था, फिर तो मैं आपकी बात सुन लूं। और अगर इलेक्शन कमीशन का काम सिर्फ ये था कि जो इस्तीफे एक्सेप्ट हो गए वो फुल एंड फाइनल हो गए, उसके बाद उन्होंने सिर्फ सीट्स की उस जो नोटिफिकेशन उन्होंने करना है कि वो सीटें खाली हो गई, अब उनका बाय इलेक्शन होगा, इसका नोटिफिकेशन उन्होंने इमीडिएटली करना होता है। ये तो रूल है, ये तो सामने सूरत। अगर इसमें गुंजाइश है
या इलेक्शन कमीशन ये काम कर सकता था तो मैं आपकी बात मान लेता। अच्छा कायरा साहब, ये भी बताइएगा, क्या खान साहब पंजाब के मामले में किसी खुशफहमी का शिकार हैं या पीडीएम ने भी अपनी तैयारी पूरी करके रखी है पंजाब के इंतखाबात के लिए? देखिए, जिस तरह खान साहब कराची के बारे में बहुत पुरुमीद थे, हैदराबाद के बारे में बहुत पुरुमीद थे, कश्मीर के बारे में बहुत पुरुमीद थे, यहाँ भी उनकी उम्मीदों को खासे बड़े झटके लगेंगे। जिस बात को वो लेके बैठे हुए हैं ना, एक इलेक्शन वो बाय इलेक्शन लड़े जिसमें वो खुद ही कैंडिडेट थे हर जगह, और वो गवर्नमेंट के खिलाफ और अमेरिका के खिलाफ और इस्लाम की जंग लड़ रहे थे और पता नहीं क्या क्या कर रहे थे। उस फिजा के अंदर जब उन्होंने एक कौम को हिजान में मुब्तला किया हुआ था, उसमें उन्होंने बाय इलेक्शन लड़ा। वहां पे भी उनको, जहां कैंडिडेट वर्सेस कैंडिडेट था, को 22,000 से शिकस्त हुई थी मुल्तान में और कराची में भी, और 6 सीटों पे वो खुद जीत गए थे क्योंकि उनकी अपनी जमात सारी इकट्ठी रही, वहां इख्तलाफात नहीं आए। जो पंजाब के अंदर बाय इलेक्शंस थे वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं, आप साफी हैं, आपसे ज्यादा कौन बेहतर जानेगा, आप उसको रिपोर्ट करते रहे कि भाई वहां पे जो जिन कैंडिडेट्स को, जिनके रेजिग्नेशन हुए थे, उनको टिकट दिए गए, लेकिन वो मुस्लिम लीग के लोग नहीं थे, वो मुस्लिम लीग के खिलाफ इलेक्शन लड़के आए थे। उनको मुस्लिम लीग के साबका टिकट होल्डर्स ने या मुस्लिम लीग की क़यादत ने या पीपल्स पार्टी के जो कारकुन थे उन्होंने, या हमारे इत्तेहाद के जो कारकुन थे, हमारे कहने के बावजूद उन्होंने वोट नहीं दिया। लेकिन उसको अगर बुनियाद बना के वो आगे आ रहे हैं तो ये याद रखिए कि जब पिछले इलेक्शन हुए उस वक्त खान साहब पे ना तोशाखाना का केस था, ना अल कादर ट्रस्ट का केस था, ना उनके बाकी चीजें आई थी, ना कोई वीडियो ऑडियो चल रही थी, ना उनके ऊपर जो और उनके करप्शन की दास्तानें उनके साथियों की हैं वो खुली थी। लिहाजा अब लोगों को भी इस बात का खासा मौका मिला है और उन्होंने देखा है कि खान साहब जो दावे कर रहे थे उसमें कितनी सदाकत और कितनी हकीकत। तो कायरा साहब, ये जो झटके आप बता रहे हैं इसमें कोई नाअहली का झटका भी है? अब मेरे तो इल्म में नहीं है जी। अब अगर कानून की अदालत में उनका केस चल रहा है तो इससे पहले भी कानून के मुताबिक फैसले हुए, अब भी कानून के मुताबिक होने चाहिए। हाँ, मैं आपकी आवाज में ला के ये जरूर कहता हूँ कि इंसाफ होना चाहिए, इंसाफ के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, कोई ज्यादती नहीं होनी चाहिए, लेकिन इंसाफ को बिल्कुल बेलाग इंसाफ करना चाहिए, किसी को फेवर भी नहीं करना चाहिए। लेकिन कायरा साहब, पिछले 9 माह में पीडीएम हुकूमत के क्रेडिट पे अगर हम देखें तो कोई खास चीज नहीं है। बेपनाह महंगाई, मुल्क की मुआशी सूरत हाल, यकीनन इंतखाबात में जाने के लिए फिर कोई नया बयानिया भी तो बनाना पड़ेगा पीडीएम को। किस बयानिया के साथ इंतखाबात में जाएंगे? देखिए जी, हम बयानिया तो बनाएंगे ना, नेचुरली ये हमारा काम है। अगर आपको इस बात का इदराक है तो हम तो आपसे ज्यादा इदराक और फिक्रमंद होंगे ना। हमने तो वोट मांगने, आपने खाली तजिए करने, लिहाजा इंशाल्लाह उस पे बाकायदा बयानिया भी बनाएंगे, लोगों को हम कायल भी करेंगे, और ये याद रखिए कि जो सिंध के इलेक्शन हुए हैं उससे पहले भी मीडिया के अंदर ये डिबेट थी कि पीपल्स पार्टी की बड़ी नाकस कारकर्दगी है और कराची के हालात बड़े खराब हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, सैलाब में लोगों को आबाद नहीं किया, ये इनके वजीर जो हैं बड़े नखरे करते रहे हैं, एमएनएज एमपीएस ने लोगों को सपोर्ट नहीं किया, बड़े कुछ तबसरे थे बड़े। लेकिन जब हमने लोगों के पास जाके उनको बताया है और लोग जानते हैं कि ग्राउंड पे क्या सूरत हाल है और हुकूमत की क्या मजबूरी है, तो ये भी हम इंशाल्लाह लोगों को कायल करेंगे। डोंट वरी। पंजाब में भी पीपल्स पार्टी का कमबैक देखेंगे हम। अब मैं ये तो नहीं कहता कि हम पंजाब में सारी सीटें जीत के तो अपना हुकूमत बनाएंगे, लेकिन मैं ये आपको जरूर तसल्ली देता हूँ कि पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह ताला बहुत आला, बहुत बेहतर परफॉर्म करे। कायरा साहब, आज़ाद कश्मीर और जीबी जाहिर है आपके तो बराह रास्त निगरानी में है, क्या उनकी हुकूमतों को इस माहौल में खुद को महफूज तस्वुर करना चाहिए या उन्हें भी आप निशाने पर रखने वाले? हबीब साहब, पहली गुजारिश तो यह है कि वो मेरी बराह रास्त निगरानी में नहीं है, वो आज़ाद हुकूमत है जिस तरह बाकी सूबों की है, उनकी भी उतनी ही आज़ाद हुकूमत है, उनमें कोई, उनके अपनी अदालतें हैं, उनका अपना सारा कुछ है, और वजारत अमूर कश्मीर का अब उनके इंतजामी अमूर में कोई ताल्लुक नहीं है। उनको बजट उनका प्रॉपरली मिल रहा है। पुराने दौर के तस्वर थे जिसका आप जिक्र फरमा रहे हैं। जहां तक तल्लक वहां पे हुकूमतों का है, मैं आपको एक बात तसल्ली से कह रहा हूँ, मैंने उन दोनों हुकूमतों को, बावजूद इसके कि हमारी मुखालिफ हुकूमतें हैं, जहां जहां उनको जरूरत पेश आई है, वो हमारी वजारत का मुतल्लिका काम था या नहीं था, दीगर वजारतों का, मैंने वजीर आजम साहब को मिलकर भी, मैंने बाकी वजीरों को मिलकर भी उनके लिए कोशिश की है। अब भी जहां अवामी इशू होंगे वहां सियासी इख्तलाफ के बावजूद मैं उनका साथ दूंगा, और अगर उनके यहाँ अपने अंदर कोई वहां फैसले करते हैं वो, तो हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं होगा।
हमारी तरफ से उनको शांति ही शांति है, हमारी तरफ से उनको कोई खराबी नहीं। कायरा साहब, सूबाई इलेक्शन आप टाइम पे देख रहे हैं? जी बिल्कुल, मेरी नजर में हबीब साहब इलेक्शन के डिले का कोई इम्कान हो नहीं सकता, आइन इसकी गुंजाइश नहीं देता, और किसी गैर आईनी सूरत हाल को कोई बंदा कबूल नहीं करेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कमर ज़मान कायरा साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। मज़ीद भी हम बात करेंगे नाज़रीन, लेकिन अभी वक्त हुआ एक वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कमर ज़मान कायरा साहब से। इससे पहले हमने फ़ारूक हबीब साहब से भी गुफ्तगू की। हबीब साहब, दोनों तरफ का मौक़िफ़ आपने सुना, क्या वजह है? अभी चंद दिन तो असम्बली टूटे हुए हैं और अब शक में मुब्तला है तहरीक इंसाफ, क्या वजूहात हैं इसकी? देखिए, उसकी वजूहात कई हैं। उसकी वजह यह है कि आप देख रही हैं कि दो सूबे हैं, यानी एक हाफ ऑफ द पॉपुलेशन और एक तकरीबन 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन। तो तकरीबन आप रफली अगर देख लीजिए तो तकरीबन 65% पाकिस्तान में आप दस्तूर के ताबे इलेक्शन करवाने जा रहे हैं, जो अगले 5 साल के लिए होंगे। जब आप 2 सूबों में इलेक्शन करवाने जा रहे हैं तो इसमें बाकी रह जाता है एक कौमी असम्बली, और कौमी असम्बली की भी सूरत यह है कि उसमें भी 100 से कुछ ज़्यादा नशिस्तें जो हैं उनके ऊपर प्रैक्टिकली रिज़ाइन कबूल कर लिया गया है और पीडीएम ने असम्बली खाली कर दी। अब इतने बड़े पैमाने पे आप सूबाई इलेक्शन और फिर उसके साथ ज़िमनी इंतखाब जो कौमी असम्बली का है वो करवाएंगे, और कुछ ही अरसे बाद यानी 3 महीने बाद ही अगले इलेक्शन का काम टाइम आ जाएगा। तो अब अभी अगर हुआ तो ये अब देखिए, अभी आपके दिमाग में भी यही सवाल चल रहा है कि वो भी अगर हुआ तो। देखिए, ये वो सूरत हाल है, और इस सूरत हाल में ख़ास तौर पर जब बार बार ये इसरार किया जाए कि हम तो असम्बली नहीं तोड़ेंगे, हम तो नहीं तोड़ेंगे, हम तो नहीं तोड़ेंगे, हालांकि अब इस वक्त कोई इस असम्बली का कोई ज़्यादा जवाब बाकी बचता नहीं है कि जो आधी वैसे खाली हो चुकी है और बिल्कुल अपने आखिरी दमों पे आई हुई है वक्त के एतबार से, मियाद के एतबार से। अपोजिशन लीडर भी वो हैं जो ना होने के बराबर है। तो अब आप जरा देखिए ना कि इस माहौल में जब आप देखते हैं तो फिर आप गौर करते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो वफाकी हुकूमत है उसने कोई ऐसा खुफिया हरबा अपने पास रखा है जिसकी बुनियाद पे इलेक्शन को डिले कर दिया जाए। तुरुप का कोई पत्ता। लेकिन जब आप कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपको ऐसी कोई दलील नहीं मिलती, ऐसी कोई गुंजाइश नहीं मिलती जिसकी बुनियाद पे आप कहें कि इलेक्शन को एक दिन भी आगे कर लिया जाए। कुछ ऐसी आवाजें भी उठ रही हैं कि कोई नीम दस्तूरी बंदोबस्त भी हो सकता है, क्या ऐसा कुछ किया जा सकता है? ये ख्वाहिशात बड़ी शदीद है और बिलखुसूस पीडीएम का ही जुज़ एक पार्टी है। लेकिन वो बंदोबस्त क्या हो सकता है? देखिए, जो पीडीएम के कई अराकीन का ये ख्याल है कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन का ये मुनासिब वक्त नहीं। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान के जो मसाइल का हल है वो इलेक्शन में नहीं है, कॉन्टीन्यूटी में है। और कॉन्टीन्यूटी का मतलब वो ये समझते हैं कि माइनस इमरान खान जो लॉट इस वक्त बरसरे इक़्तिदार है, अगर यही इक़्तिदार में रहती है तो ये आगे चल के मसाइल को हल कर सकती है। ये है एक बुनियादी थ्योरी जिसकी रोशनी में बहुत सारी चीज़ें सोची जाती हैं। आपको याद होगा टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट का भी एक शोशा आया, मैंने उस वक्त भी इसी प्रोग्राम में अर्ज किया था कि ऐसा कोई शोशा, कोई चीज डिस्कस नहीं हो रही। इस वक्त भी इस्टेब्लिशमेंट के अंदर जो लोग हैं उनके बारे में मैं एक बात यकीन से कह सकता हूँ, वो ये है कि उनमें से कोई भी दस्तूर से सरे मुंह भी इनहराफ नहीं करेगा। अच्छा। बिल्कुल ये बात हर बंदे को जहन से निकाल देनी चाहिए। इलेक्शन, ये जो सूबाई इलेक्शन है, ये भी 90 दिन के अंदर अंदर ही होगा इंशाअल्लाह। और जो कौमी इलेक्शन है यानी कौमी असम्बली का इलेक्शन और बाकी 2 सूबों का इलेक्शन, वो भी अगस्त के बाद जितना ही वो ड्यूज का टाइम है। तज्जिया कर रही हैं, मैं आपको खबर दे रहा हूँ। आज की तारीख तक मैं इस बात पे यकसू हूँ और अला वजहिल इत्तला आपको बता रहा हूँ कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट के अंदर दस्तूर से सरे मुंह इनहराफ करने की भी कोई ख्वाहिश नहीं पाई जाती। इसमें चंद लोगों ने कुछ कहा था कि जनाब 1 साल मुद्दत बढ़ाई जा सकती है, सब कुछ हो सकता है। दावतें दे रहे हैं, खान साहब तो बार बार उन्हें इनवाइट कर रहे हैं कि आएं हमारी मदद करें।
अभी अभी फवाद चौधरी साहब ने भी कहा कि मुल्क को आम इंतखाबात की तरफ ले जाया जाए, तो ये किससे कह रहे हैं वो? देखिए, एक तो ये है कि ये तो पॉलिटिशियंस हैं, वो तो जिसको भी कहते रहे, ठीक है। पॉलिटिशियंस के बारे में, उनके बयानात के बारे में आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती। वो बहुत सारी चीज़ें पोस्चरिंग के लिए करते हैं, यानी अपनी पॉलिटिकल पोजीशन को वाजे करने के लिए करते हैं। तो लिहाजा बहुत सारी चीज़ों पे ज़रूरी नहीं होता कि आप उसको पूरी क्या ये बात गलत है से कि खान साहब बार बार रावलपिंडी की तरफ देखते हैं? क्या ये बात गलत है? रावलपिंडी की तरफ वो क्यों देख रहे हैं? मैंने भी उनसे पूछा था। रावलपिंडी की तरफ वो इसलिए देखते हैं कि वो बड़े वाज़े तौर पे ये समझते हैं कि इक़्तिदार में आने के बाद उन्हें पाकिस्तान की फौज की ज़रूरत है, और पाकिस्तान की फौज की ज़रूरत कोई ज़ाती इक़्तिदार के लिए नहीं। वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान के जितने भी बाकी इदारे हैं, सिविल इंस्टीट्यूशंस है, ब्यूरोक्रेसी है, इसके अंदर इतने मसाइल पैदा हो चुके हैं और इनके अंदर काम करने की सलाहियत इतनी कम हो चुकी है कि उसकी रोशनी में वो समझते हैं, उनका तजुर्बा भी है अब, कि उन्हें फ़ौज की ज़रूरत है। वो ये समझते हैं कि फ़ौज एक ऐसी जगह है, फ़ौज हमारे पास एक ऐसा इदारा है जो पाकिस्तान की ना सिर्फ क़ुव्वत है, बल्कि इसके रोल को ज़रा बढ़ाना पड़ेगा। अंडर द लॉ इसके रोल को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। अच्छा, तो वो रोल जो है वो, हालांकि बहुत सारे लोग उनसे इस राय से इख्तलाफ भी करते हैं, लेकिन इमरान खान साहब की ये कंसिडर्ड ओपिनियन है। तो अब वो समझते हैं कि फौज की ज़रूरत उन्हें पड़ेगी और इक़्तिदार के बाद वो पड़ेगी। तो लिहाजा अगर उनके बारे में कहीं किसी के दिल में ये ख्याल है कि वो फौज से बहुत दूर चले जाएंगे, तो मैं इसको समझता हूँ कि ये दुरुस्त नहीं है। वो फौज से दूर भी नहीं जाएंगे, फौज के मुखालिफ भी नहीं जाएंगे। वो चंद एक अफराद थे, चंद एक अफराद शायद अब भी हों, जिनके बारे में वो बात करते रहते हैं और खुल के बात करते रहते हैं, लेकिन अब पिछले कुछ अरसे में आप देखिए कि उन्होंने वो बात करना भी कम कर दी है। तो लिहाजा मुझे इसमें नहीं लगता कि वो कोई पिंडी की तरफ देख रहे हैं। और फवाद चौधरी साहब अदलिया से मदद मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अदलिया इस सियासी सूरत हाल में अपना किरदार अदा करे। देखिए, अदलिया की इस सियासी सूरत हाल में किरदार की बिल्कुल गुंजाइश है। उसकी वजह यह है कि दो इशूज है ना, दो इशूज ये हैं कि एक इशू है निगरान वजीर आला का तकर्रुर। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी साहब के ऊपर एक मुतय्यन इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, जैसे हमाद अजहर भी आज कह रहे थे कि जनाब अदालत में हम जाएंगे और इनके प्ली बारगेन का हम सबूत देंगे। वैसे अभी सब सॉरी, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, आपकी बात को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। एक सवाल जो जहन में आता है, बहुत सी जमहूरी हुकूमतें ऐसी हैं जहाँ पर निगरान सेटअप नहीं होता। इवन भारत में भी निगरान सेटअप के बगैर इंतखाबात होते हैं, हमारे यहाँ ऐसा ये बिदत जो है, ये जो हमारी पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत सारी शिकें ऐसी हैं जिन्हें मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की कलेक्टिव इग्नोरेंस का नमूना है। आप कहेंगी कि मैं बात दोहरा रहा हूँ, मैं ये पूरी शरह सदर के साथ समझता हूँ कि पाकिस्तान के बेशतर सियासतदान नालायक हैं। उन्हें न पाकिस्तान के मसाइल का इदराक है, ना उनकी ये कैपेसिटी है कि वो पाकिस्तान के मसाइल को हल कर सकें। ये शक खत्म कर देनी चाहिए। और ये शक जिन लोगों ने डाली थी उनके बारे में आप मेरी राय से बड़ी अच्छी तरह आगाह हैं। उनमें हजरत इसहाक डार साहब एक थे। हजरत इसहाक डार साहब वो स्टपनी है जो जिनके बारे में हमने समझ रखा है कि ये बुलडोजर है, और PMLN ने उनको पेंट किया ऐसे। हमने उनको हर किस्म के दस्तूरी मसाइल का भी हल समझा हुआ है और हर किस्म के मुआशी मसाइल का हल भी। पाकिस्तान के अंदर कई दस्तूरी मसाइल ऐसे हैं जो 18वीं तरमीम से पैदा हुए हैं। लोग समझते हैं, मैं सियासतदान तो नहीं, मुझे तो नहीं वोट लेने, लेकिन बाज़ लोग समझते हैं कि गैर मकबूल नुक्ता नज़र है। पाकिस्तान में 18वीं तरमीम के नाम पे जिन दो बंदों की नालायकी हम भुगत रहे हैं ना, उनमें से एक इसहाक डार साहब है, एक रब्बानी साहब है, रज़ा रब्बानी। जी, रज़ा रब्बानी साहब। इन दोनों के खलत मलत नजरियात, इन दोनों के बिल्कुल महज आप यूं समझिए कि उनकी विम्स एंड वेव्स को हमने भुगता है 18वीं तरमीम की शक्ल में। तो लिहाजा ये जो फसाद है ना निगरान वाला, ये भी उन्हीं का डाला हुआ है। तो खैर एनीवेज, तो आपने मुझे जरा दूसरी तरफ में डाइग्रेस कर दिया। नहीं, अभी एक सवाल ज़हन में आया था इसलिए अच्छा, तो लिहाजा ये भी निगरान वजीर आजम की और निगरान वजीर आला की ये बिदत जो है, ये इन्हीं दो अफराद की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN की ब्रॉडली डाली हुई है, वरना दुनिया में ऐसा नहीं होता। अब सवाल ये है कि अब यहाँ पे अदालत की गुंजाइश तो निकलती है कि जी निगरान वजीर आला अगर मोहसिन नकवी साहब के खिलाफ अगर वाकई कोई केस है और जो अदालत में साबित हो सकता है, तो फिर तो जाहिर है एक डिफरेंट बात है, तो अदालत का रोल निकल आएगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, मेरी कुछ लोगों से बात हुई है
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ही वो ये समझते हैं कि अगर ये केस फर्ज किया वो प्ली बार्गेन का जो इल्ज़ाम है अगर वो दुरुस्त भी था तो वो 2007 में था। अच्छा। और ऐसी सूरत में ज्यादा से ज्यादा 10 साल के लिए नाअहली हो सकती है। तो 2017 में वो नाअहली वो गुजर चुकी है। तो लिहाजा मोहसिन नकवी साहब कानूनी तौर पे एलिजिबल है, एक एलिजिबल शख्स है। अगर उसको प्ली बार्गेन तस्वुर किया जाए तो ठीक है ना उस ट्रांजैक्शन को। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये मामला अदालत में लेके जाना चाहिए। वक्त का ज़िया होगा, ये वक्त का ज़िया होगा, अपनी तवानाई का ज़िया होगा। हाँ ठीक है, उन्होंने अपना जो पॉलिटिकल एक नैरेटिव है उसमें उन्होंने बयान कर दिया है कि उन्हें मोहसिन नकवी साहब के ऊपर उस तरह भरोसा नहीं है, उनकी गैर जानिबदारी पे। तो लिहाजा इस तरफ तो उन्हें जाने की जरूरत नहीं है। क्लोजिंग की तरफ मुझे जाना है। हबीब साहब, ये भी मैं पूछना चाहती हूँ, इंतखाबात के मौसम में अब तहरीक इंसाफ सड़कों पर आने का सोच रही है, एहतजाज का सोच रही है, सियासी तौर पर क्या इनके लिए नुकसानदेह होगा या फायदेमंद होगा? ये जो पीडीएम ने जो काम किया है ना, ये इस्तीफे कबूल करके, ये एक ट्रैप है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। और हर सियासी जमात का हक है, जो हुकूमत में हो या हुकूमत से बाहर हो, के वो अपना ट्रैप बिल्कुल एंड टाइम पे किसी के गले में फिट कर दे। ये ट्रैप सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि इसमें फंस के पीटीआई को गलती करे। अब पीटीआई क्या गलती कर सकती है? क्या कर पीटीआई ये गलती कर सकती है कि बगैर तैयारी के मोहसिन नकवी का केस अदालत में ले जाए। मोहसिन नकवी साहब को अदालती सनद मिल जाए कि नहीं जी जनाब आप तो नाअहल नहीं है, आप तो अहल हैं। तो लिहाजा पीटीआई ने अपने ही नैरेटिव का ताबूत बनाएगी और उसके अंदर एक कील ठोक देगी। तो लिहाजा एक देखा आपने गलती उन्होंने करवाने का बंदोबस्त कर लिया। दूसरी गलती ये होगी कि पीटीआई इलेक्शन कैंपेन चलाने की बजाय एहतजाजी सियासत को बढ़ाती चली जाए। इससे तो वो खुद क्राइसिस क्रिएट करेगी। अब होगा ये कि जब क्राइसिस बनेगा तो पीटीआई की हरकत और सकनात की वजह से, हरकत की वजह से, सकनात का कहना जरा मुश्किल है इसके लिए, पीटीआई की अपनी हरकतों की वजह से इलेक्शन के डिले होने के इम्कानात पैदा हो जाएंगे। और फिर ये सारा तो लिहाजा इस ट्रैप में फंसाने के लिए ये जो मामूली सा डिले किया गया है, मिसाल के तौर पर इलेक्शन की तारीख का, भाई इलेक्शन की तारीख में आप देख तो लें, आप चंद दिन इंतजार तो कर लें कि आप देखिए कि इलेक्शन का जो इलेक्टोरल प्रोसेस है ना, इसका साइकिल 60 दिन का होता है तकरीबन। आप अभी तो चंद दिन गुजरे हैं। इतनी बेताबी किस बात की है? इतनी बेताबी आप किस बात की है? अब हाँ, बेताबी एक इस बात की है जो मैं आपको अर्ज करूं, वो ये है कि इमरान खान साहब के बारे में कुछ लोगों की ये ख्वाहिश है कि उन्हें नाअहल करार दे दिया जाए। ठीक। अब उस नाअहली से इमरान खान साहब को नाअहली से बचाने के लिए और कुछ एक बहुत ही महदूद सी अकलियत है जिसका ख्याल ये है, बल्कि वो तो चंद अफराद हैं, कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लिया जाए। अच्छा, गिरफ्तार करने का तो आइडिया डिस्कार्ड हो चुका है एज ऑफ नाउ। अब नाअहली का जो ख्याल है वो कई दिलों में जागुज़ी है। तो बेसिकली जो पीटीआई ये जो प्रेशर डाल रही है कि जल्द से जल्द इलेक्शन की तारीख दी जाए, दरअसल ये इमरान खान साहब को कि जैसे ही इलेक्शन कैंपेन होगी तो लिहाजा इमरान खान साहब को नाअहल करार देना मुश्किल हो जाएगा। तो उस सूरत हाल से, उस अनटुवर्ड सूरत हाल से बचने के लिए वो समझ रहे हैं कि अभी से दबाव देखते ही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी सियाने से मशवरा कर, अभी उनके एहतजाज का टाइम नहीं। मेरे ख्याल से अभी सब आपके मशवरे पे ही अमल कर लेना चाहिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल अल्लाह ने के बाद।